या सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे मिडिवल इंडिया के जितने भी क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं। 2019 वाला पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। 2019 का पेपर डिस्कस कर रही हूँ। कल डिस्कस किया था मैंने एंशिएंट इंडिया को कि यहाँ पे 2019 से कौन कौन से सवाल बने हैं, और आज वेंसडे है तो डिस्कस करूंगी कि 2019 से मिडिवल इंडिया से सवाल कौन से बने हैं। काफी लर्नर्स की डिमांड थी कि एंशिएंट का थोड़ा सा सेक्शन आता है, मॉडर्न का आता है, बट मिडिवल वाला पार्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर रहा है हमारा। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के हेल्प से द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2017 का पेपर मैंने स्पेशल क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। तो जब ये क्लास में डिस्कस मैंने किया था स्पेशल क्लास में 2017 का पेपर, तो हमने काफी एनालाइज किया कि पेपर आने का तरीका 2020 से 17 में काफी डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस 2020 एंड 2017। इसके बीच में 2019 का पेपर काफी हद तक थोड़ा सा टफ नजर आया है कंपेरेटिवली 2020 के। ओके, और रही बात 2018 की, 2018 का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट नजर आता है, ना टफ है ना इजी है, मतलब हर एक लेवल तक के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि 2019 में कैसे सवाल बन रहे हैं। 20 का पेपर हम यहाँ पे 4 बजे वाली क्लास में रोज करते ही हैं, 4 PM तो मिलते हैं रोज हम, तो डिस्कस भी करते हैं। तो 2019 का पेपर देखेंगे आज हम। 17 का हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 2020 का कर रहे हैं। 19 वाला पेपर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करवा रही हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्टार्ट करेंगे सेशन को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज महज 40 दिन आपके हाथ में, 42 दिन आपके हाथ में है, तो कोशिश करें समय को बचाने की। फोकस अब आपका प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर हो और आपके रिवीजन वाले पार्ट के ऊपर हो, MCQs के ऊपर हो। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो उस JRF को क्वालिफाई करें, और सिर्फ ऑल JRF नहीं, ऑल इंडिया रैंकिंग भी उनके हाथ में इस बार हो, तो हम भी ये गर्व से कह पाएंगे कि हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। बी मोटिवेटेड, कोई आपके बारे में क्या कहता है नहीं कहता, उसे खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इस बात से पड़ना चाहिए कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, और आपकी कैपेबिलिटीज कितना ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। बिकॉज फेल और पास होने में बस आपके मोटिवेशन का और कॉन्फिडेंस का ही फर्क होता है। जो एस्पिरेंट्स कॉन्फिडेंट रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, वो पेपर निकाल लेते हैं, और जो नहीं रहते हैं वो इसी परेशानी में परेशान रहते हैं कि अगली बार पेपर होगा तो अच्छे से तैयारी करके देंगे। तो तैयारी करने का ऑप्शन हमेशा आपके पास खुला है, पर अगर आप तैयारी करके सच में पेपर निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़िए। डेफिनेटली चीज़ें आपके हाथ में होंगी, और हम तो आपकी मदद के लिए यहाँ बैठे ही हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मिडिवल हिस्ट्री का पेपर। यहाँ पे पेपर में मैंने ये डिस्कस किया है आपके साथ कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी सवाल बनेंगे यहाँ पे PYQ से, और वहां से सवाल क्या क्या बन सकते हैं ये मैं बताऊंगी। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करेंगे। जो सवाल मैक्सिमम रिपीटेड है मैंने वहीं पे यहाँ पे चूज किए हैं, तो बार बार 2017 से लेके 2020 में अब तक पूछे जा चुके हैं, उसको मैंने रिपीट किया है ताकि आपका फोकस उन सवालों के ऊपर हो, और सवाल मॉडिफाइड होकर अगर इस बार आपके पास आए भी तो आप उसका जवाब इजीली दे पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर लें अनअकैडमी की, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लर्निंग का, बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे आपको, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए इसको, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन आपकी कामयाबी के लिए बेहतर साबित हो सकता है, और NT-UGC नेट में पास होने के लिए अनअकैडमी काफी हद तक आपकी मदद कर सकता है। परफेक्शन वाली बात हमने हमेशा की है, और हर वेंसडे को यहाँ पे हर बैच लॉन्च होता है, तो उसको आप देख सकते हैं। आपका फीडबैक, आपका सजेशन, आपका ओपिनियंस हमेशा अनअकैडमी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। और कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में अगर आप आने वाले 4 हफ्ते कह रहे हो, 4 दिन में, 5 दिन में जो भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं, फीडबैक है वो दे सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। सोनिया सिंह नाम है मेरा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। SRST नहीं मेरा कोड होगा, ठीक है। तो इस कोड को अप्लाई करके आप अब काफ़ी हद तक JRF और ऑल इंडिया रैंकिंग के इंश्योरिटी हिस्ट्री में मेरे साथ मानकर चलें। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मेरी वे ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, वे ऑफ डिलीवरी क्या, जो कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, मुझे लगता है कि रेयर केसेस में किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट आपको मुश्किल में मिल पाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं।
हो सकता है कि आपका एक शेयर करने का जो तरीका है बहुत ही लोगों के लिए केयर का काम करे यहाँ पे, ठीक है। पेपर 1 जनरल होता है हमारा, तो ये हम जानते हैं इसके बारे में, जनरल ओपिनियन है हमारा। पेपर 2 की बात करें तो हिस्ट्री जो मैं यहाँ पे खुद पढ़ा भी रही हूँ, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको जो सिलेबस है वो अवेलेबल होगा। 81 सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल कराता है एनटीए आपका, और अनअकैडमी आपको 21 सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल करवा रही है, तो काफ़ी खास चीज़ें हैं। एनरोल करें और 11 बजे वाली क्लास में रोज अटेंड करें हिस्ट्री वाली, और 4 बजे यहाँ पे स्पेशल क्लास में लेती हूँ, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। आइकॉनिक में हम आपकी जर्नी स्टार्ट होने से लेके आपके सिलेक्शन तक साथ रहते हैं, यानी एक पर्सनल मेंटर आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, टेस्ट सीरीज कैसी लगानी है, आपके ग्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एक मेंटर काफ़ी कुछ बताता है आपको, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वही प्लस में अगर मैं बात करूँ तो लाइव सेशन जब भी हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्लानिंग है, अनलिमिटेड एक्सेस है, क्लासेस सब कुछ अवेलेबल होगा आपको यहाँ पे, तो काफ़ी खास चीज़ें होंगी आपके हाथ में। स्टडी मटेरियल्स आपके पास है, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाती है, राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके हाथ में है। प्लस में ये सारी चीज़ें हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लाइव सेशन है, पीडीएफ है, और आइकॉनिक में तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे या आप और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमसे पूछें, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं इन द आइकॉनिक कोर्स, ठीक है। महज 750 का अमाउंट खर्चा करके अगर आप अपना जीआरएफ निकाल सकते हैं और SRS10 का कोड भी आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप देखिए कि आपकी जेब पे न सिर्फ हम भारी भी नहीं पड़ रहे हैं, आपके लिए हम रास्ता भी आसान खोल रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट भी दे रहे हैं, फीडबैक भी आपको दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा भी आपको क्या चाहिए 750 रुपये में। और हम जानते हैं कि 750 की अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। यही कोर्स अगर आप ऑफलाइन बैचेस में लेंगे तो 17 से 20 हज़ार का कोर्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि 750 का पैक लेने के बाद अपने कंफर्ट जोन में मोबाइल से बैठकर या लैपटॉप से बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। SRS10 की अगर मैं बात करूँ तो आइकॉनिक का कोर्स हमारे हाथ में है, 1688 का अमाउंट खर्च करना है। जब तक आपका जीआरएफ से लेके पर्सनल गाइडेंस में सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे इन द आइकॉनिक कोर्स, तो इसको परचेज करें। SRS10 का 10% का डिस्काउंट भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं आइकॉनिक वाले कोर्स में। लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ये प्लस वाले में अवेलेबल है। आइकॉनिक का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, हम सब जानते हैं, ठीक है जी। 45 दिन का बात करूं तो क्रैश कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होता है आपके हाथ में, और अगर आपके पास ये कोर्सेज नहीं हैं तो आप ले सकते हैं, अगर हैं तो बाकी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री जो मैं खुद यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप मुझे सोनिया सिंह के नाम से सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्रैश कोर्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसके अलावा हर रोज 4 बजे मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर को, क्योंकि यूट्यूब पे हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, स्पेशल में लिमिटेड लोगों के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, और अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो 4 बजे वाली क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा SRS10 का ही मेरा कोड रहेगा, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं आइकॉनिक एज वेल एज प्लस कोर्स में, ताकि पर्सनल गाइडेंस से आपका जीआरएफ और नेट और ऑल इंडिया रैंकिंग पक्का हो पाए। कोई कमेंट है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो लाइन्स हमेशा खुली हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप वहाँ अपने कमेंट को, अपने जो क्लेम्स है उसको शेयर कर सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव सेशंस आपके पास हाथ में है, पोल्स आपके पास हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे सोनिया सिंह के नाम से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, ठीक है। वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। मैंने 2017 का पेपर डिस्कस कर लिया है, 2020 का पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ, 2019 का पेपर मैं यूट्यूब पे डिस्कस कर रही हूँ। तब काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम यूट्यूब पे भी कुछ सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो ये इसलिए मैंने स्टार्ट किया। पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाती है, आप नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं, इजी टू एक्सेस है भाई, कहीं भी आराम पे बैठ के लैपटॉप फोन लेके पढ़ाई करते रहो, ठीक है, घर में रहकर सेफ रहो, और ये अनअकैडमी की सबसे एडवांटेज पॉइंट आपको नजर आएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पेशल के बाद, तो 6+2 की अगर मैं बात करूँ, 6 महीने के कोर्स में 2 महीने का कोर्स अवेलेबल है, 12 महीने के कोर्स में 2 महीने का कोर्स आपको और मिल रहा है, यानी 14 महीने का कोर्स आपको मिल रहा है। और अगर आप SRS10 का कोड अप्लाई कर लेते हैं तो 10% का कोड डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाएं, 45 डेज आपके हाथ में और हैं, तो डिले मत कीजिए। अब ये 45 दिन आने वाले आपके 45 सालों को सिक्योर कर सकता है।
और ये कोड आपको बहुत कुछ दे सकता है, ठीक है। अपकमिंग सेशन मेरा 4 बजे का रहता है। 2020 का मैं PYQ डिस्कस कर रही हूँ। हिस्ट्री के टॉप 20 टॉपिक्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि सवाल आते कहाँ से हैं, तो उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके रिकॉर्डेड सेशंस में। रिकॉर्डेड की मैं बात करूँ तो जो चीज़ें आपने नहीं देखी है वहां से आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि टॉप 20 टॉपिक डिस्कस किए थे हिस्ट्री वाले, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशंस में। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर। तो 2 चीजें मैं बता दूं आपको कि सेशन हमारा रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, ठीक है, नॉट लाइव, इट्स रिकॉर्डेड। तो आपका काम ये होगा कि 10 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। आप 10 में से कितने नंबर गेन करते हैं यहाँ पे इवेल्युएट कर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताकर जाएंगे, ठीक है। जो भी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ अभी वीडियो देख रहे हैं वो भी, तो मान लो 5 नंबर अगर आप यहाँ पे गेन करते हो 10 में से, तो मान के चलिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एवरेज परफॉर्मेंस है। कोशिश हो कि 10 में से एटलीस्ट 8 सवालों को सही करें। और मेरा ये दावा है कि वीडियो देखने के बाद NTA यहाँ से कम 2 से 3 सवाल आपके लिए बना रही है, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए है ये वीडियो, ठीक है। नंबर 4, यू हैव टू कॉमेंट, यानी कि आपको अपने सवाल पूछने हैं कॉमेंट बॉक्स में। मुझे बताना है कि कैसी वीडियो आपको लग रही है, या आने वाले 1 हफ्ते में और क्या पढ़ना चाहते हैं। कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको करनी है। और वेडनेसडे का लेक्चर हमारा चल रहा है, और इससे पहले मैंने ट्यूसडे को डिस्कस किया था एंशियंट इंडिया प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आप एंशियंट इंडिया से आए हुए सारे प्रीवियस ईयर पेपर को समझ सकें। तो क्वेश्चन मार्क इसलिए यहाँ पे लगा है कि सिर्फ यहाँ पे सवाल पढ़ने नहीं है, इन सवालों के बाद आपके अंदर क्या एनालिसिस डेवलप होते हैं सवालों को लेकर, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हैं, वो मैटर करती है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पा रहे हैं, डेप्थ एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क काफी हद तक हट सकता है आपके प्रीवियस ईयर पेपर से। ये चेक कर रहा है कि कितने ज्यादा सवाल आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में यू हैव टू मेंशन योर स्कोर, ताकि मैं कल को ये बता पाऊँ कि किस बच्चे ने कितना लीड किया है। ऑनेस्टी के साथ बताएं कितना आपका जो सवाल है वो सही रहे हैं, ठीक है। ओके, बाकी स्टार्ट करते हैं सीरीज, तो आप देख पाएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, सवाल पढ़ेंगे, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वीडियो खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे आंसर जरूर बताऊंगी आपको, पर फिलहाल आपको अपना नॉलेज अप्लाई करके ये बताना है कि 600 से लेके 1200 ईस्वी तक, यानी मिडिवल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल इंडिया की। आपको ये बताना है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठकों के उदय के लिए, यानी जो रीजनल पावर्स आई बाद में, फॉर्मेशन जो हुई हैं, जो चीजें बनी हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है, विच इज नॉट, क्या सही नहीं है, ये बताना है। प्रोलिफरेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, यानी संस्कृत ग्रंथों का विकास। ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी देसी भाषाओं का विकास, या जो हम अपने आपसी रीजनल लैंग्वेजेस को बोलते हैं। रिफाइनमेंट इन आर्किटेक्ट एंड आर्ट, यानी स्थापत्य कला और कला का परिष्करण। इमर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल्स इन द आर्ट एंड आर्किटेक्ट, यानी कला और स्थापत्य कला के विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों का उदय। तो 600 से लेके 1200 तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको बताना है कि इसमें से डेवलपमेंट कौन सी नहीं हुई है, नॉट। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, आंसर मैं नहीं बताऊंगी। एक जर्नल क्वेश्चन है, अगर आपको मिडिवल इंडिया का ये बेसिक सवाल नहीं पता है, तो आप मान के चलिए कि मिडिवल इंडिया के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, क्लास भी ली है इसके बारे में, डिस्कस भी की हैं चीजें। बार बार आपको बोला है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ध्यान में रखिए। आपका सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटी और आपका आर्ट अब आ गया है, एनटी ने जो इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वेदास की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, अलग अलग हम यहाँ पे स्टाइल्स की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि मैक्सिमम यहाँ से सवाल बनते भी हैं। तो ओवरऑल एक डिपिक्शन है, तो आपको बताना इसमें सही कौन सा है। 2-4 सही है, 3-4 सही है, 1-3 सही है, या 1-2 सही है, ठीक है। कॉमन है काफी ऑप्शन इसमें से, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे देकर जाना है और बताना है कि आप कितना स्कोर यहाँ पे गेन कर पाए हैं, ठीक है जी। चलिए, ये सवाल नंबर 1 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, जिनका जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जो इस बार पेपर में पहली बार बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, तो मान के चलते हैं इसको एक बार आप पढ़ें। इसके अलावा हम अरेबियन डिवीजन की बात करें
दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल शासन की बात करें, तो 2-3 ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमेशा एंटी पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 12वीं सदी के कालखंड के तहत भारत के मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करते हैं 8वीं सदी से लेकर। ठीक है, 712 में इराक के शासक अल हजाल ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा, जिसने भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करने, और उस पर ध्यान से पढ़ना है। एक बिल्कुल जुड़ा हुआ सवाल एक और मैं पूछूंगी अभी, इससे काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पैराग्राफ से सवाल अगला बन रहा है हमारे फैक्ट के ऊपर। ओके, तो ये फैक्ट से सवाल बन सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, हम सभी जानते हैं, और 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र में यानी गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के बाद इसने सोमनाथ मंदिर से लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति को लूटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर सवाल बन सकता है, तो ध्यान से पढ़ें इसको। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आगे आपको दे दूंगी। सी क्वेश्चन नंबर 2 इन स्क्रीन अगेन। बुक से सवाल बन रहा है, फैक्ट के ऊपर सवाल बना है। अगेन इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बार बार पूछी गई हैं। चचनामा की बात करें तो 2017, 16, 15 में सवाल डायरेक्ट यहाँ से बन चुका है। ओके, पेज को आप देख सकते हैं। इसमें से कौन सा सही है रीजनल सोर्सेस में आपको बताना है। वीडियो को पॉज करें, आंसर दें और फिर देखें आंसर क्या हो सकता है इसका। ठीक है, आंसर नंबर 1 इसका सही होगा, यानी ए का 4 हो जाएगा। सिंध काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट बन भी चुका है इसके ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। B3 की बात करें तो बी का 3 हो जाएगा, यानी रियाज उस सलातिन का बंगाल है। सी का 1 अमीरात अलमदी का है यहाँ पे 1, यानी गुजरात है। और नुक्शाए दिलखुशा ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेक्कन से है ये। एक ये वाला और आपका चचनामा ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनते हैं फैक्ट के ऊपर। ठीक है जी, ना मजहर के ऊपर सवाल पूछा है, तीसरी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर है आपके। वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा रोकें, सवाल को आराम से पढ़ें क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद आंसर दें अपना, और कमेंट में बताएं कि आपका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, 1579 में मजहर की बात हो रही है, तो मजहर की बात हो रही है तो अबुल फजल की बात कैसे नहीं होगी। मैंने हिंट कर दिया है, जाहिर सी बात है, तो आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या हो सकता है। 2 सवाल बनते हैं यहाँ पे। 1579 में मजहर लागू हुआ था, किसके नेम पे? डिक्लेयर करता है कि एम्परर का जो डिक्लेरेशन है ना, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मान लो कि 4 जने बैठे हैं, अपने विचार दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1581 में डिस्कशन करने के लिए इबादत खाना इसी पर्सपेक्टिव से बनाया भी गया, ताकि जो डिबेट डिस्कशन है हम एक अलग माहौल में कर पाए। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मजहर क्या होता है, इससे सवाल बन सकता है, कब लागू हुआ? 1579 में। दूसरा सवाल बनता है 1581 में जो इबादत खाना बना है आपका, तो फैक्ट के ऊपर सवाल बन सकता है, इबादत खाना क्या था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी। ठीक है, इबादत खाने का डेफिनेशन क्या था एक लाइन में, और मजहर का डेफिनेशन क्या था, वैसे तो मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पर फिर भी मजहर और इबादत खाना का डेफिनेशन क्या था यह मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे अभी अभी। राइट, तो आज का अबुल फजल और शेख मुबारक ये दोनों सही हो जाएंगे, दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है। एंड डोंट फॉरगेट टू इवैल्यूएट कि 4 में से अब तक कितने सवाल सही हो पाए हैं आपके। हिस्ट्री ऑफ सिंध के ऊपर पूछा गया है। अगेन सबसे पहला सवाल भी सिंध के ऊपर बना था। ठीक है, सिंध के ऊपर दोबारा सवाल पूछा गया है कि इसमें से सोर्सेस कौन से डील करते हैं? फतवाए जहांदारी, मिरात सिकंदरी, तारीख ताहिरी और मजहर शहजानी। ठीक है, शाहजहानी। तो इसमें से सिंध का इतिहास कौन बताता है? वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा सा सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद जवाब को जवाब देना है। राइट, यानी आंसर नंबर 4 जो होगा इसका, 3rd एंड 4th, मजहर शाहजहानी एंड आपका जो 3rd तारीख ताहिरी, यहाँ से सिंध की इंफॉर्मेशन मिलती है। जो 712 में थोड़ा सा अपने अपने ओरिजिन में आना स्टार्ट होता है। ठीक है जी, हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री के बारे में ना। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है, काफी इजी है। टम्बैको, बिटल, कैश्यू और पाइनएप्पल पूछ रहे हैं कि पुर्तगीज इसमें से क्या नहीं लाए थे, प्रोड्यूस क्या नहीं करते थे। तो तंबाकू करते थे, कैश्यू करते थे, पाइनएप्पल करते थे, बट बिटल की मैं बात करूँ, पान जो है, पान भारत में खाए जाने का परंपरा है, भारत से इसकी इजाद हुई है, तो ये भारत से ही पाया जाता है, कहीं से आया नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी से सवाल बना है आपका।
जो आपकी 11th क्लास वाली एनसीईआरटी है, जो ट्रेवलर्स करके एक वहां पे चैप्टर है ना आपका पूरा का पूरा, वहां से सवाल बना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने इसके लिए पोल नहीं रखा है, आप आंसर में ही मैंने बता दिया, ये काफी इजी है। ठीक है, आंसर 2 इसका होगा। नाउ द अर्लियर लिटरेरी रेफरेंसेस की अगर बात करें तो कॉटन अगेन फैक्ट के ऊपर सवाल बना है। तो आप देखिए कि बिगिनिंग में 2019 में फैक्ट के ऊपर खूब सवाल बने हैं। फैक्ट मत छोड़ना, फैक्ट का और आपका थ्योरी वाला पार्ट जो उसकी वेटेज सेम रहेगी। फैक्ट लूसेंट वाली किताब से आप कवर कर सकते हैं, और किरण वाली किताब भी अच्छी रहेगी इसके लिए। हर कॉन्सेप्ट के लिए मेरी क्लास को देखें, फैक्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिफ्ताह उल फजाला, देन कावाज लेक्सिकन, सीरत फिरोज शाही, फुतूह फिरोज शाही, ये इसका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूछ रहे हैं कि अर्लियर लिटरेरी जो रेफरेंस है कॉटन के, यानी कपास बनाने धुलने के जो चाप का प्रारंभिक साहित्य संदर्भ है, कहाँ से मिलता है। काफी अच्छा सवाल है, पुस्तक की बात हो रही है, किस बुक से मिलता है। वीडियो को पॉज करें, सवाल नहीं भी आता है तो कोशिश करें एक बार जानने की। ये रियल टाइम टेस्ट है आपका, एग्जाम में अगर गलत करके आएंगे तो रेस से बाहर हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बट यहाँ पे अगर आप सवाल सॉल्व करेंगे अच्छे से तो प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम को के जो सवाल हैं उसका जो टाइमर है, यानी 300 सवाल हैं आपके पास, 3 घंटे का समय होता है, फोकस को बढ़ा के रखें। सवालों को जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतने ज्यादा आप जल्दी जल्दी जवाब दे पाएंगे और अपना पेपर खत्म कर पाएंगे। ठीक है, नाउ आंसर नंबर 2 जो है इसका सही है, यानी कावजाई लेक्सिकन जो है इसका आंसर होगा। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन्होंने सही जवाब दिया है वो काफी मैटर ऑफ अप्रिसिएशन है। बाकी लोग कोशिश करें सही जवाब देने का। ठीक है, शाहजहां वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर। ये कह रहे हैं कि शाहजहां ऐसे पहले एम्पर थे एंड हु इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टैंडर्ड, जिन्होंने सबसे पहले कैसा स्टैंडर्ड शो किया, नेमली माही मरातिब। ठीक है, जिसका नाम था माही मरातिब। इट वॉज कंसिडर्ड द हाइएस्ट ऑनर कन्फर्ड ऑन अ पर्सन, जो किसको दिया जाता था, सबसे ऊंचे ओहदे वाले पर्सन को दिया जाता था। यानी 2 सवाल बनते हैं कि किसने माही मरातिब लागू किया, तो शाहजहां ने किया। किसको किसको किया, कि ऑनर वाला पार्ट था, ये सबसे ऊंची पदवी वाला पार्ट था। विच ऑफ द इंडियन रूलर्स यूज टू अवॉर्ड दिस बिफोर शाहजहां। तो पूछ रहे हैं कि इससे पहले यानी शाहजहां से पहले कौन इसको देता था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अरब रूलर्स ऑफ सिंध, अभी सिंध से हमारा तीसरा सवाल है। ठीक है अब तक का, एंड सल्तनत ऑफ दिल्ली, सूर्स ऑफ दिल्ली एंड सल्तनत ऑफ मालवा। मालवा के ऊपर 2021 में सवाल 20 में सवाल बन चुका है। मालवा के जितने भी राजा थे उनको क्रोनोलॉजी में लगाने वाली बात बोली गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये बताना है आपको। वीडियो को पॉज करें, सब लोग आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे। जिन्होंने सही जवाब दिया है वेल डन, एंड जो लोग नहीं दे पाए हैं दोबारा कोशिश करेंगे। ठीक है जी, नाउ आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यानी दिल्ली के सुल्तान जो हैं, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उन्होंने ये पदवी लोगों को दी है। सूफिज्म की बात करते हैं। सूफिज्म अगेन फेवरेट है। 2020 में सूफिज्म का वेटेज का जो सवालों का वेटेज है वो 3 से 4 तक का रहा है। और 2021 में सवाल पूछा है चिश्ती सिलसिले से, अजमेर शरीफ दरगाह से सवाल पूछा गया है कि क्या रोल था, और चिश्ती जो सिलसिला था मोइनुद्दीन चिश्ती वाला, उसकी क्या खासियतें थी, क्या उन्होंने उलेमास का एक्सेप्टेंस ऐड किया था, संरक्षण लिया था, उसके ऊपर सवाल बना था। ठीक है, 2020 की मैं बात करी। 19 में सवाल बना है कि भाई सूफिज्म अगेन स्टेटमेंट के ऊपर है कि सूफीवाद तब सर्वश्रवादी बनना शुरू हुआ, यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट निकल कर आया जब इब्र अल अरबी 1240 में मरते हैं। विचार सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी और अब्दुल रहमान जौनी के फारसी काव्य, और उसके बाद अशरफ जहांगीर सिमनोनी 15वीं शताब्दी में आते हैं, भारत के भीतर प्रयासों पर अपना प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य का वेदांत विचारधारा के सर्वस्ववाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारों के भीतर लगातार बढ़ रहा है। कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसने सबसे पहले इस विचार को पहचाना, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा शासक है जिसने दोनों चीजों को पहचाना, यानी सूफिज्म को भी फील किया और हिंदुज्म को भी फील किया। हिंदुज्म में शंकराचार्य की जो विचारधारा है अद्वैतवाद की, कि वो कहते हैं कि ब्रह्मांड सब कुछ है। ठीक है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। शून्यता की जो परिभाषा है उन्होंने दी, तो इसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि शंकराचार्य की विचारधारा और यहाँ पे सूफिज्म की जो विचारधारा है किसने सबसे पहले फील किया। ठीक है, कमेंट में जवाब देना है। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब।
अकबर, जहांगीर और बाबर तो काफी कम, बट ये तीनों एंटी के फेवरेट हैं। अकबर भी थोड़ा कम हो गए हैं अब। औरंगजेब और जहांगीर से पेंटिंग के ऊपर सवाल आता है हमेशा, और औरंगजेब की जो पॉलिसीज है, पॉलिटिकल पॉलिसी, उसके ऊपर सवाल बनता है। ठीक है, नहीं, आंसर नंबर 3 जो मैंने पहले कहा कि जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द करेक्ट आंसर, दिस वन। Now, sociologists have reported how caste could also change their status along with their occupation under forms of संस्कृतization। यानी संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, मैक्सिमम को पता भी होगा कि एमएन जो श्रीनिवास है इसके इन्होंने इसका विकास किया है संस्कृतिकरण का। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आंसर नंबर 2 सही होगा हमारा, ये रहा कि संस्कृतिकरण क्या है, कि कल्चर क्या है पूरा का पूरा, राइट। ये कहते हैं कल्चर यहाँ पे जो है सोसाइटी में कल्चर वाला पार्ट जो आता है, ठीक है, इसमें एक पार्ट होता है कल्चर का, ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें जो चेंज आता है ना कल्चर में, सोसाइटी की वजह से जो चेंज आता है, ये वाला चेंज, उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया, इसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती है। इसमें क्या होता है कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो फ्रिक्वेंटली अपर क्लास के लोगों का टाइमलाइन और टैग स्टार्ट करते हैं यूज करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, महाजनपद वाला जब हमारा पीरियड था, तो महाजनपद में आपने देखा होगा कि मगध ने जब ये समझा कि अब यहाँ पे जो तराइन वाले इलाके हैं वहां से मैक्सिमम एरियाज को कैप्चर करना हमारे लिए जरूरी है, तो उन्होंने अपने धर्म गुरुओं को भेजा और जो बाकी छोटे छोटे रीजन थे उनको कहा कि आप लोग क्षत्रिय धर्म को अडॉप्ट करें, तो जो छोटी जात के लोग थे, ठीक है। तो जब आप कबीले के लोगों को, छोटी जात के लोगों को क्षत्रिय बनाना स्टार्ट करोगे, तो उन्होंने कहा कि आप क्षत्रिय बनो क्योंकि आप लीड कर सकते हो, और आपकी जनता शूद्र का काम करेगी, यानी खेती का काम करेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल था, और ये नया नहीं है, ये काफी लंबे वक्त से चलता आ रहा है, महाजनपद पीरियड की अगर हम बात करें तब भी। पर ध्यान में आपको ये रखना है कि ऐसे सवालों से ये कहना चाहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में ये जो टाइटल है वो कोई नया नहीं है। जब तक कि पूना एक्ट नहीं हो गया अम्बेडकर को, तब तक पता नहीं चला, पता पहले भी था, रेनेसां पीरियड से भी पता था कि जाति व्यवस्था की हालत खराब है, पर फिर भी क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन था, वरना सिस्टम की बात कर लें कि आपको बाहर नहीं आना है, गांव में नहीं घूम सकते, आप किसी के बर्तन में पानी नहीं पी सकते हो, आप वहां से गुजर नहीं सकते, आप पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते, बराबरी नहीं कर सकते, किसी के बर्तन में खा नहीं सकते, तो बहुत सारी जो कास्ट सिस्टम की चीजें थी वो निकल कर बाहर आती हैं। तो कास्ट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑक्यूपेशन वाली जो बात है, बिगिनिंग में लेटर वैदिक की, अगर अर्ली वैदिक की अगर बात करें, तो अर्ली वैदिक में जो काम के ऊपर निर्भर था आपका डिवाइडेशन, वर्गीकरण, पर लेटर वैदिक में वही बिल्कुल जो कास्ट सिस्टम था हमारा शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, कि जो आप काम करेंगे उसके ऊपर आपकी जाति निर्भर करेगी। चमड़े का काम करेंगे तो शूद्र कहलाएंगे, लड़ेंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे तो ब्राह्मण कहलाएंगे। ये सारी चीजें इसमें है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक पूरा क्लास इसके ऊपर लेने का सिस्टम बन सकता है, बिकॉज शॉर्ट टाइम में आप कम एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोई कमेंट है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। अगेन कंप्रीहेंशन के ऊपर सवाल बना है, ये 2019 के ऊपर मिडिवल से सवाल बना है, जहांगीर वाले पार्ट से, राइट। 2020 में जो पेपर बना है वो बना है हड़प्पन के पार्ट से कंप्रीहेंशन के ऊपर, यानी आपके 10 यहाँ पे 10 नंबर पक्के हो रहे हैं अगर आप कंप्रीहेंशन को पढ़ लेते हैं। वीडियो को पॉज करें, आराम से कंप्रीहेंशन पढ़ें, जहांगीर के बारे में है, जहांगीर के लाइफस्टाइल के बारे में है, डेथ कब हुई, इरादत खान कौन था, सुपरविजन था उसका, सिकंदर मुइन खान कौन थे, लैंड होल्डर्स का क्या रवैया था, जहांगीराबाद की बात है, यहाँ पे हंटिंग प्लेस अबाउट 29 किलोमीटर, जहांगीर को पढ़ें यहाँ पर, ठीक है। हिंदी वर्जन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, ठीक है। पॉज करें, आराम से इस पैराग्राफ को पढ़ें, काफी क्लियर होगा। नहीं है तो आप जूम कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। तो इसको पढ़ने के बाद सवाल बनता है आपका कि इन विच, ये सवाल उस पैराग्राफ से बना है, ठीक है, ध्यान रखें। इन विच बुक डज जहांगीर ट्वाइस मेंशन द टावर, टैंक एंड पवेलियन। जब आप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे पीछे जाकर, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया मैंने, तो आप समझेंगे कि आप काफी हद तक इस सवाल का जवाब दे पाएंगे।
दूसरी बात ये है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, फैक्ट के ऊपर ना भागे। फैक्ट इंपॉर्टेंट है पर भागना नहीं उसके पीछे। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं होंगे, कंप्रिहेंशन वाला सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कंप्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम प्रैक्टिस करें 3 से 4 बार कि कंप्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, क्या टेक्ट होगा। और ये वन डे प्रोसेस नहीं है, आपको ग्रेजुअली आते आते आगे कंप्रिहेंशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हम पेपर 1 में चीजों को सॉल्व करते हैं, जो जनरल एबिलिटीज है हमारी, राइट। तो मासीर जहांगीर है उसका आंसर, जिन्होंने टावर, रैंक और पवेलियन को बनाया, 2 बार मेंशन किया। किस बुक में? बुक की बात हो रही है यहाँ पे, किताब बतानी है कौन सी है। तुज़के जहांगीर जो उसकी खुद की किताब है, इकबाल नामा जहांगीर और मजलिस जहांगीर। तो आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करें, कंप्रिहेंशन पढ़ें, आंसर देने की कोशिश करें, किसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आंसर नंबर 2 इसका सही रहेगा आपका, तुझके जहांगीरी, क्योंकि खुद की जहांगीर की अपनी बायोग्राफी है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट माय क्लास मेडिवल इंडिया। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने सारे जवाब दिए हैं स्कोर शेयर करेंगे विद द नेम, ठीक है। 10 में से 5 किसके रहे हैं, 5 से कम भी होंगे तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पर एवरेज में जाएगा आपका परफॉर्मेंस, जो उससे ऊपर रहे हैं उनका बेस्ट में, एक्सीलेंट में है और बेहतर परफॉर्मेंस में जाएगा। फाइन। तो रिकॉर्डेड सेशन था ये, किसी कारण वजह से मैं रिकॉर्डेड सेशन ले रही हूँ, अवेलेबल लाइव नहीं हो पाऊंगी, तो कमेंट में अपने सवालों को छोड़ें, वहाँ पे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है सोनिया CNET_Unacademy, उसको ज्वाइन कर लें। और ये कोड जो है 31 अगस्त लास्ट डेट है इसकी, 31 अगस्त, तो इसको आप ज्वाइन करें। 10% का डिस्काउंट आपके हाथ में है, 45 दिन की बात है। अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ, एक अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं। और आपका ऑल इंडिया रैंकिंग से लेकर JRF होल्ड कराने तक की जिम्मेवारी हमारी है। इंश्योरिटी है तभी सक्सेस पॉसिबल हो पाएगी। मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहें। कोई भी अगर आपका सजेशन है, फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट, शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। नाउ थर्सडे को मिलेंगे हम फिर से 11 बजे वाली क्लास में रैपिड फायर के साथ, यानी कोशिश रहेगी कि 30 सवालों में हम यहाँ पे 1 मिनट में एक सवाल यहाँ पे सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो ज्वाइन करना ना भूलें। और थर्सडे को ही मिलेंगे 4 बजे 4 PM पे, डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके, कंटेंट वाला पार्ट है, थोड़े से PYQ, थोड़े से MCQ, तो थोड़ा सा कंटेंट, ठीक है। तो ज्वाइन करना ना भूलें, राइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इसलिए ईजी है कि आपका एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकता है। और हम हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करने की, और कमेंट में बताएं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट गो अहेड, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अच्छा परफॉर्म करें, बेस्ट परफॉर्म करें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।